आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास। स्टूडेंट, हमने यह टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से लिया है। हमने जो टॉपिक लिया है यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से, उसका चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और इसी चैप्टर से हमने आज जो टॉपिक लिया है वह है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेल गेमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट पढ़ने से पहले कुछ बातों को हम समझ लें। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स पराग कोश के पराग कक्ष के अंदर, पराग कोश के पराग कक्ष के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। दोस्तों, हमने पोलन ग्रेन की संरचना का भी अध्ययन किया है। हमने पोलन ग्रेन की जब संरचना का अध्ययन किया तो हमने देखा कि ये गोल आकार का संरचना होता है या अंडाकार आकार का होता है और इसमें सबसे बाहर की ओर एक्साइन पाई जाती है जो काफी टफ होती है। इससे अंदर की ओर की जो लेयर होती है वह लेयर इंटाइन कहलाती है। ठीक है, और इंटाइन से ही जुड़ी हुई यहाँ पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, एक से अधिक छिद्र हो सकते हैं। तो इन छिद्रों को जर्मपोर कहा जाता है। और इंटाइन से अंदर की ओर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि जो पोलन ग्रेन होता है, यह पोलन ग्रेन कैसा होता है भाई? यह पोलन ग्रेन होता है यूनिसेलुलर। आपको ध्यान क्या रखना है कि पोलन ग्रेन होता है यूनिसेलुलर और साथ ही चूंकि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना हुआ है तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ और ये सारी की सारी प्रोसेस कहां पर हुई? एंथर के अंदर, फ्लावर के एंथर के अंदर हुई। अब ये जो पोलन ग्रेन बने हुए हैं, ये पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए, इनका पॉलिनेशन के लिए ये अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं। जब ये स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं तब यहां पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है तब इसके पश्चात इस पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, अंकुरित होना स्टार्ट होता है। और जैसे ही यह अंकुरित होता है, अंकुरित पराग कण ही मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। अर्थात अंकुरित पराग कण क्या कहलाता है? मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। अर्थात इस मेल गेमेटोफाइट के विकास में मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती है? परागण के पूर्व की अवस्था और परागण के पश्चात की अवस्था। आपको क्या ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट में, मेल गेमेटोफाइट के विकास में मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था परागण के पूर्व की अवस्था होती है और दूसरी अवस्था होती है परागण के पश्चात की अवस्था। स्टूडेंट, अभी तक हमने ये देखा कि मेल गेमेटोफाइट जो है वो क्या है? जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है। अर्थात जब पोलन ग्रेन अंकुरित पोलन ग्रेन में परिवर्तित हो जाता है तब हम इसको मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अर्थात मेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो दो अवस्थाओं में होता है, परागण के पूर्व की अवस्था में और दूसरा परागण के पश्चात की अवस्था में। यहां पर एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, परागण के पूर्व की जो अवस्था है वो एंथर के अंदर संपन्न होती है। एंथर चेंबर जो होता है, पोलन चेंबर होता है, वहां पर यह क्रिया संपन्न होती है और यह क्रिया माइटोटिक सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप संपन्न होती है। तो चलिए जरा देखें कि किस प्रकार से
परागण के पूर्व की क्रिया संपन्न होती है। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, पोलन चेंबर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन स्पोर मदर सेल्स के द्वारा हो चुका है, और यह पोलन ग्रेन जो है वो कैसी संरचना है? एक यूनिसेलुलर संरचना है, एक हैप्लॉइड संरचना है। अर्थात स्पोर मदर सेल्स के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप किसका निर्माण किया गया? पोलन ग्रेन का निर्माण किया गया। इस कारण से इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई? आधी हो गई, हैप्लॉइड हो गई। अब यही हैप्लॉइड न्यूक्लियस समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों में परिवर्तित हो जाता है, एक छोटे आकार का केंद्रक और एक बड़े आकार का केंद्रक। जो छोटे आकार का केंद्रक होता है, इस छोटे आकार के केंद्रक को हम जनरेटिव केंद्रक कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि जो बड़े आकार का जो केंद्रक होता है इसको ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब अगर हम इन दोनों में अंतर की बात करें तो जनरली ये होता है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है, वहीं पर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वहां उसके चारों ओर जो है वो साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है। आगे के इसमें होता यह है कि इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन होने के फलस्वरूप एक दीवार का निर्माण हो जाता है। अर्थात परागकण के अंदर दो कोशिकाएं अब बन जाती है। अब दो कोशिकाएं कौन कौन सी हो गई भाई? जहां पर जनरेटिव न्यूक्लियस था वह कोशिका कहलाती है जनरेटिव सेल्स, जबकि जहां पर ट्यूब न्यूक्लियस था वह कहलाती है वेजिटेटिव सेल्स। ये पूरा का पूरा जो विकास है ये पराग कोश के अंदर होता है। अब आगे का जो डेवलपमेंट है वो पॉलिनेशन के पश्चात परागण के पश्चात होता है। अर्थात परागकण एंथर से बाहर निकल आते हैं, और एंथर से बाहर निकलने के पश्चात किसी अन्य पुष्प या उसी पुष्प या किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। जब वर्तिकाग्र के रिसेप्टर के द्वारा इन परागकणों को ग्रहण कर लिया जाता है, तब ये परागकण भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके फूलने लग जाते हैं। भाई भोज्य पदार्थों को जब अवशोषित किया जाता है तो के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, जल की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि बाहर की जो एक्साइन मेम्ब्रेन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक्साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अंदर में पाए जाने वाली जो लेयर है, इंटाइन है, वो चूंकि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस कारण से वो धीरे धीरे करके फैलना शुरू होती है, और किसी एक जर्म पोर से यह बाहर की ओर निकल जाती है। अब जब ये बाहर की ओर निकलती है तब ऐसी अवस्था में इसको पोलन ट्यूब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? पोलन ट्यूब कहा जाता है। अब जैसे जैसे पोलन ट्यूब का विकास होता है वैसे वैसे दोनों केंद्रक से तात्पर्य है जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस और पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वह कहां पर आ जाता है? पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है, पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब यहां पर दो प्रकार के न्यूक्लियस हो गए, एक तो हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या काम करता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये ऊपर वाला क्या हो गया? जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, और नीचे वाला कौन सा हो गया भाई? वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन के द्वारा दो न्यूक्लियस को निर्मित कर रहा है, और यही दोनों न्यूक्लियस जो है वो गैमेट के रूप में होते हैं। ठीक है, गैमेट के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एक सामान्य परागकण से अंकुरित परागकण का निर्माण होता है, और इसी अंकुरित
परागकण को ही मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है वो 3 न्यूक्लियस होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस से बनने वाले 2 गैमेट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार से होता है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा।